भारत और स्विट्जरलैंड की कुल आबादी से भी ज़्यादा इंजीनियर हर साल तैयार करता है। फिर भी रिसर्च और इनोवेशन में स्विट्जरलैंड दुनिया में नंबर 1 है। आज़ादी के बाद भारत के विज्ञान के क्षेत्र में एक भी नोबेल पुरस्कार विजेता पैदा नहीं किया है, जबकि अमेरिका 100 से भी ज़्यादा विज्ञान के नोबेल विजेता दे चुका है। ASER रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 83% शिक्षित युवा रोजगार के योग्य नहीं हैं। और अब हम सुंदर पिचाई और सत्य नडेला की बात करते हैं तो उन्होंने भी अपनी उच्च शिक्षा भारत के बाहर से पूरी की। अब अगर इसकी असली वजह जाननी है तो हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। जब भारत और अंग्रेजों का शासन था तब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 चुनौतियां थी। पहली थी भारतीयों से संवाद यानी कम्युनिकेशन करना, और दूसरी थी ऐसे कर्मचारी और क्लर्क तैयार करना जो उनके लिए काम कर सके। इसी दौरान थॉमस बेंटिंगटन मैककोल ने 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू किया। इससे अंग्रेजों के दोनों उद्देश्य पूरे हो गए। पहला, उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो चुपचाप अपनी मेज पर बैठकर काम करें, ज़्यादा सवाल जवाब ना करें और ना पूछें और बहुत ज़्यादा रचनात्मक क्रिएटिव भी ना हो। दूसरा, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से संचार आसान हो गया। अंग्रेजी दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा नहीं है, लेकिन भारत में ये केवल भाषा नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है। रूस, चीन और फ्रांस जैसे देशों में अंग्रेजी को लेकर वैसा जुनून नहीं है जैसा भारत में है। अगर किसी की अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो उसे पुअर कम्युनिकेशन कहा जाता है। जबकि सच ये है कि अंग्रेजी में जानने का मतलब सिर्फ इतना है कि वह कोई दूसरी भाषा जानता है। आज के समय में 5 साल पुराना iOS भी पुराना माना जाता है, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था आज भी लगभग उसी ढांचे पर चल रही है जिसमें सिर्फ थोड़ा बहुत बदलाव हुए हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में रटने की प्रतियोगिता चलती है। जो सबसे अच्छा रट लेता है वही सबसे अच्छा अंक ले आता है। 95% अंक लाने वाले छात्र संस्कृत बोल भी नहीं पाता है। इतिहास की इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ाई जाती है जिनका वास्तविक जीवन में बहुत कम उपयोग होता है। आज अगर हमें कोई जानकारी चाहिए तो हम कुछ सेकंड में गूगल पर सब खोज लेते हैं, इसलिए हर चीज़ याद रखना जरूरी नहीं रह गया है। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, लेकिन 12 साल पढ़ने के बाद भी अधिकांश लोग अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं। वहीं दूसरी ओर 5 साल का बच्चा बिना कोई अंग्रेजी की किताब पढ़े अंग्रेजी सीख जाता है, क्योंकि उसे वैसा माहौल यानी इन्वायरमेंट मिलता है। हम सब ने ये सूत्र पढ़ा है, A+B = A2 + B2 + 2AB। लेकिन वास्तविक जीवन में इसका उपयोग क्या है, यह ना शिक्षक बताते हैं, ना प्रिंसिपल और ना ही छात्रों को पता होता है। और हाँ, अगर कोई गलती से AB की जगह 3AB लिख दे तो 4 लोग उसका मजाक उड़ाने के लिए जरूर मिल जाएंगे। किंडरगार्टन में बच्चों को सिखाने की जो तकनीक अपनाई जाती है वह अंग्रेजों की रटने वाली शिक्षा से लाख गुना बेहतर है। जो छात्र हमेशा सबसे ज़्यादा अंक लाते हैं उनमें से बहुत से लोग वास्तविक जीवन में चुनौतियों के सामने बिखर जाते हैं। हर बच्चे को उसकी शिक्षा, उसकी क्षमता, कैपेबिलिटी देखे बिना ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है और
रचनात्मक क्रिएटिविटी को लगभग कोई महत्व नहीं दिया जाता है। अगर आप शेर, मछली, सांप और हाथी को एक ही लाइन में खड़ा करके कहे कि पेड़ पर चढ़ो, तो उनमें से अधिकांश पूरी जिंदगी यही सोचते रहेंगे कि वे किसी काम के नहीं हैं। महाभारत में द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों को एक जैसी शिक्षा नहीं दी थी। उन्होंने हर विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार अलग अलग प्रतिस्पर्धा दिया था, परीक्षण दिया था। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था में विकल्प बहुत कम है। सबसे ऊपर विज्ञान, उसके बाद कॉमर्स और सबसे नीचे कला, आर्ट्स को रखा जाता है। आर्ट्स को अक्सर इतना हल्का में लिया जाता है जैसे उसका कोई महत्व ही नहीं हो। अधिकांश माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बने, मगर कॉलेज में कोई अलग या नया कोर्स उपलब्ध भी हो तो कई बार माता पिता उसे चुनने की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इससे कॉलेज की फीस बेकार चली जाएगी। यही से बच्चे की सोच सीमित हो जाती है और बचपन से ही माता पिता अपने भाई बहन और रिश्तेदार यही समझाते हैं कि अगर अच्छे अंक नहीं आए और अच्छी नौकरी नहीं मिली तो जीवन बेकार है। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी रचनात्मकता को किनारे रख देता है और उसका सपना सिर्फ अच्छे अंक लाना और अच्छी नौकरी तक ही सीमित रह जाती है। अगर ये सपना पूरा हो जाए तो समाज में सम्मान मिलता है और लोग दूसरों से तुलना करने लगते हैं। लेकिन अगर कम उम्र में ये सपना टूट जाए तो व्यक्ति आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट का शिकार हो जाता है। दूसरे लोग उससे अपना असफल नहीं मानते जितना वह खुद को मानने लगते हैं। अगर उन 4-5 सफल लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें आप अपनी प्रेरणा मानते हैं। मेरा मानना है कि सफलता का सबसे बड़ा कारण सिर्फ वर्तमान शिक्षा व्यवस्था नहीं, चाहे धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान या नरेंद्र मोदी जी हो, इन सभी ने अपनी सीखने की क्षमता, अनुभव और आत्म शिक्षा के दम पर आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। अगर किसी बड़ी कंपनी के सीईओ से उसकी कंपनी के हर विभाग का इंटरव्यू लिया जाए तो ये जरूरी नहीं कि वह हर विभाग की परीक्षा पास कर ले। संभव है कि वह आधे से ज़्यादा विभागों की शैक्षणिक परीक्षा में असफल हो जाए, फिर भी वही पूरी कंपनी चला रहा होता है। तो फिर हम ऐसे नेतृत्व क्षमता और वास्तविक कौशल स्किल्स की बात क्यों नहीं करते? लोग अपनी जिंदगी का लगभग 25% हिस्सा इस शिक्षा व्यवस्था में बिताते हैं ताकि आगे चलकर उन कंपनियों के मालिकों के सपने पूरे करें जो कई बार उनसे कम औपचारिक रूप से शिक्षित होते हैं। अगर भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है तो फिर कई बड़े नेता और प्रसिद्ध लोग अपने बच्चों को विदेश पढ़ने क्यों भेजते हैं? अगर सच में सरकारी व्यवस्था इतना ही व्यवस्था और विश्वास है तो कम से कम प्रतिनिधियों के बच्चों के लिए ये अनिवार्य होना चाहिए कि उसी क्षेत्र के सरकारी स्कूल या कॉलेज में पढ़े जहां से उनके माता पिता चुनाव जीतते हैं। तभी सरकारी शिक्षा संस्थानों में सुधार की वास्तविक आवश्यकता महसूस होगी। एक चपरासी की 368 नौकरियों के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट और 24,968 पोस्ट ग्रेजुएट ने आवेदन किया था। मैं आईएएस या पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग उन्हें अपने जुनून के कारण चुनते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो 5-6 साल तक सिर्फ किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि इतने साल क्यों लग रहे हैं तो ज़्यादातर लोग एक ही जवाब देते हैं, जॉब सिक्योरिटी।
यानी नौकरी से निकाले जाने का डर नहीं रहेगा, चाहे काम अच्छा हो या नहीं। ऐसी सोच इसलिए पैदा होती है क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में इतना आत्मविश्वास नहीं भर पाती है कि वह अपने कौशल स्किल्स के दम पर कहीं भी काम कर सके और नौकरी छूटने के डर से न डरे। मैं अगले 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 5 साल की बात कर रहा हूँ। तकनीक इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आज जो हम पढ़ रहे हैं, जिन स्किल्स पर हम ध्यान दे रहे हैं, ये भी निश्चित नहीं कि वे 5 साल बाद उतनी ही उपयोगी रहेगी। क्लाउड कंपाउंडिंग, एससीओ और डिजिटल मार्केटिंग जैसी नौकरियां पहले मौजूद नहीं थी, इसलिए हमें परिस्थितियों के अनुसार बदलने की क्षमता विकसित करनी होगी। हमें हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना होगा और अपने अंदर क्रिएटिविटी माइंडसेट पैदा करना होगा।